तो दोस्तों, जैसा कि हम लोगों ने मॉर्निंग वाली वीडियो में देखा कि यूरोपियन देश तो अभी चाइना के ऊपर ट्रस्ट करने के लिए तैयार हैं, लेकिन अगर स्पेशली बात की जाए एशियाई देशों की जो कि चाइना से सीधे सीधे ताल्लुक रखते हैं, जिन्हें कि चाइना के बारे में सब कुछ पता है, वो अब चाइना को छोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। जिसमें आप गिने चुने कुछ नाम ले लीजिए जिनके जाने न जाने से बहुत फर्क पड़ सकता है, जैसे साउथ कोरिया हो गया, ताइवान हो गया या फिर जापान हो गया। इन देशों की कई सारी कंपनियां जो दिग्गज कंपनियां मानी जाती थी इलेक्ट्रॉनिक्स के क्षेत्र में, जो कि चाइना के अंदर बहुत बड़े लेवल पर मैन्युफैक्चरिंग करती थी और चाइना की ग्रोथ में बहुत बड़ा योगदान देती थी, ये अब चाइना से निकलने की फिराक में है, क्योंकि इन्हें पता है कि चाइना के अंदर कोई फ्यूचर अब नहीं है, या अगर हम लोग चाइना की प्रगति में हिस्सा बनेंगे तो उसका नुकसान सीधे सीधे हमें ही होगा। इवन जापान ने तो जीरो चाइना पॉलिसी तक निकाल रखी है, यानी चाइना को किसी भी तरह से सहयोग दिया ही ना जाए। और हर हाल में साउथ कोरिया, ताइवान, जापान इस तरह के देश चाइना से निकलना चाहते हैं। लेकिन समस्या यहाँ पर कुछ आ जाती है कि निकलने के बाद जाए कहाँ। अब बारी अगर आ जाती है भारत की, तो इसको लेकर कुछ दुष्प्रचार चल रहा था। अभी कुछ ही समय पहले हम लोगों ने ये भी वीडियो में डिस्कस किया था कि कुछ मीडिया हाउसेज और कुछ थिंक टैंक्स इस तरह की बातें कर रहे थे कि भारत के अंदर जो बाबू कल्चर है ये हमारी प्रगति में बाधक है। दूसरे देशों की कंपनियां जब भारत आने की कोशिश करती है तो उनको परमिशन देने और बाकी सारी चीज़ें मुहैया करवाने में काफ़ी लेट लतीफ़ी की जाती है। इस वजह से भारत ना आकर ये सारी कंपनियां दूसरे देशों का रुख कर रही है, जिसमें अगर एक प्रमुख नाम देखा जाए तो वो वियतनाम आ रहा था। आपको याद है ना कि वियतनाम भारत के लिए कंपटीशन क्रिएट कर रहा है। चाइना से निकलने के बाद कंपनीज वियतनाम जाने की सोच रही है, और हमें भी उसके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं थी तो शायद हमने उसको सही मान लिया। लेकिन अब कुछ खबरें निकल कर आ रही है वियतनाम से, और इस खबर को जब आप पूरी तरह से जानेंगे इत्मीनान से, उसके बाद आप खुद कह देंगे कि ये सारी चीज़ें केवल भारत में ही संभव है, यानी चाइना का विकल्प बनने की कैपेबिलिटी इस समय केवल भारत रखता है। चलिए आगे जानते हैं। शुरुआत में पहले तो आप ये देख लीजिए, ये रिसेंटली मुझे मिला है जिसमें ये बताया गया है कि लेबर्स की अगर बात की जाए या वर्कर्स की बात की जाए तो सबसे कम रेट पर उपलब्ध केवल भारत में ही है। चाइना, बांग्लादेश, इस तरह के जितने भी देशों के आप नाम ले लीजिए, इन सब में लेबर जो है वो भारत की तुलना में महंगी मिलेगी आपको। तो एक कारण तो यही हो जाता है। अब इसके बाद बात कर लीजिए इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह की, जो कि भारत में उत्तम दर्जे का है। जबकि रिपोर्ट निकल कर आ रही है कि वियतनाम के अंदर जो कंपनीज ऑलरेडी कई सालों से ऑपरेट कर रही थी, उन्हें अब इलेक्ट्रिसिटी के क्राइसिस से जूझना पड़ रहा है, जिसमें दो दिग्गज कंपनियों के नाम बताए जा रहे हैं, जिसमें एक सैमसंग है जो कि साउथ कोरियन कंपनी है, तो दूसरी फॉक्सकॉन है। फॉक्सकॉन वो जो कि ताइवान की कंपनी है। दोनों ही इलेक्ट्रॉनिक्स के क्षेत्र में बहुत नामी ग्रामी कंपनियां हैं, इनके बारे में बताने की जरूरत नहीं है। अब इनको बिजली के संकट से कैसे जूझना पड़ रहा है, इसके लिए आप थोड़ी चीजें स्पेशल जान लीजिए। तो दोस्तों, फॉक्सकॉन हो गया या सैमसंग हो गया, इस तरह की जो इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनियां हैं, ये ज्यादा बिजली कंज्यूम नहीं करते हैं। इस वजह से ये अपने कारखानों के लिए खुद बिजली को जनरेट नहीं करते। इमरजेंसी के लिए कुछ साधन जरूर रखते हैं, जनरेटर वगैरह, कि अगर सडनली कोई ब्रेकडाउन हुआ और पावर कट हो गया तो उस दौरान काम ठप ना हो, इस वजह से इनके पास एक ऑप्शनल जनरेटर वगैरह होते हैं। जबकि जो दूसरे बड़े प्लांट होते हैं, जैसे टेक्सटाइल हो गया या फिर स्टील प्लांट हो गया, या फिर जहां पर बड़ी बड़ी चीजें बनती है, ऑटोमोबाइल वगैरह, जहां पर बिजली की बहुत ज्यादा कंजप्शन होती है, तो वहां पर ज्यादातर कंपनियां प्रेफर करती है कि उनका खुद का एक पावर प्लांट सेटअप भी किया जाए, यानी वो अपनी जरूरत की खुद ही बिजली बना लेते हैं। वैसे ये हर बार संभव नहीं है, लेकिन कुछ स्तर पर ऐसा होता भी है। या फिर किसी कंपनी का प्लांट बहुत ज्यादा दूर दराज के इलाके में है, जहां तक इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई आपको स्थानीय प्रशासन नहीं करवा कर दे सकता, तो ऐसी परिस्थिति में भी वो अपना खुद का छोटा मोटा पावर प्लांट बना लेते हैं, जिससे इतनी बिजली एटलीस्ट जनरेट हो जाए कि उनका काम चल जाए। लेकिन अभी सैमसंग और फॉक्सकॉन जैसी कंपनियों को चूंकि इसकी अनिवार्यता नहीं थी, इस वजह से ये सरकारी बिजली सप्लाई के ऊपर निर्भर कर रहे थे, जो कि वियतनाम की सरकार इन्हें प्रोवाइड कराती थी। लेकिन दोस्तों, अब बताया जा रहा है कि गर्मी जैसे ही बढ़ी, बिजली की कंजप्शन आम लोगों के घरों में भी बहुत ज्यादा बढ़ी, तो इसका इम्पैक्ट अब सीधे इंडस्ट्रीज के ऊपर दिखने लगा है। इसके अलावा अगर बात की जाए इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन की, तो वो भी वियतनाम के अंदर काफी ज्यादा डिक्रीज हुआ है। यानी वियतनाम को जितनी बिजली चाहिए होती है उतनी बिजली वो लोग जनरेट ही नहीं कर पा रहे हैं। ऊपर से गर्मी वगैरह के सीजन आ गए हैं, तो घरों में भी ज्यादा बिजली की जरूरत होती है। इसका खामियाजा वहाँ की इंडस्ट्रीज को उठाना पड़ रहा है। अब ये जो बिजली जनरेट नहीं हो पाती, इसके पीछे कई सारे कारण हो सकते हैं। कोयले वगैरह की कमी, इसके अलावा जो हाइड्रो पावर प्लांट होते हैं जहाँ पर पानी से बिजली बनती है, तो वहाँ पर जो नदियाँ वगैरह हैं उनका जलस्तर कम हो रहा है, इस वजह से भी जनरेशन कम हो रहा है। और भारत जैसी व्यवस्थाएं तो डेफिनेटली नहीं हो सकती है। तो बताया जा रहा है कि वियतनाम के कुछ प्रांतों में बिजली का संकट इस समय काफी बड़े लेवल पर चल रहा है। तो इसके ऊपर जो वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट आई थी, उसके हिसाब से जो नॉर्दर्न वियतनाम का इलाका है, वहां पर तो क्राइसिस बहुत ही ज्यादा हो गए हैं। इतने ज्यादा क्राइसिस हो गए हैं कि अब वियतनाम की गवर्नमेंट द्वारा यह अनाउंस किया गया है कि इस एरिया में
जहां पर कई सारी बड़ी बड़ी दिग्गज कंपनियां हैं, फॉक्सकॉन है, सैमसंग है, इसके अलावा कैनन है, लेक्सशेयर है। तो ऐसी कई सारी दिग्गज कंपनियां नॉर्दर्न वियतनाम में मौजूद है और वहां से ऑपरेट करती है। तो जो सरकारी आदेश निकल कर आया है वो ये आया है कि इस एरिया में मॉर्निंग में 5 घंटे बिजली की कटौती की जाएगी और डेडलाइन रखी गई थी 5 जून से, यानी वहां पर अब बिजली की कटौती इस समय सुबह के 5 घंटों में हो रही है, जिसका खामियाजा इन सारी कंपनियों को बहुत बड़े स्तर पर उठाना पड़ रहा है। एक तो इन्हें वैकल्पिक रूप से बिजली जनरेट करना होता होगा, जिसमें बहुत ज्यादा खर्चा भी आता होगा और काफी ज्यादा टाइम कंज्यूम भी होता होगा, और इनका जो टारगेट होता है प्रोडक्शन के मामले में, ये लोग वो चेस नहीं कर पाते होंगे। तो अब आप समझ ही गए होंगे कि इस तरह के पावर क्राइसिस के बाद इन कंपनीज को वहां पर ऑपरेट करने में कितनी ज्यादा दिक्कतें आ रही होगी। इवन फॉक्सकॉन और सैमसंग कंपनी का तो ये कहना है कि चलिए हम लोग इन्वेस्टमेंट करने के लिए तैयार हैं ताकि आप लोग अपनी पावर जनरेशन की कैपेबिलिटी को और बढ़ा सकें। लेकिन अल्टीमेटली अगर देखा जाए तो वियतनाम इस मामले में पूरी तरह से विफल रहा है कि वो चाइना का कॉम्पिटिटर बन सकता है। अल्टीमेटली अगर ये सारी सुविधाएं आपको चाहिए तो केवल और केवल भारत ही ऑप्शन है आपके पास, जहां पर बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर है। बहुत ही जल्द हमारे रोड कनेक्टिविटी और रेलवे कनेक्टिविटी अमेरिका के समकक्ष हो जाएगी। पावर जनरेशन में भी किसी तरह की कोई कमी नहीं है। इवन अब न्यूक्लियर पावर जनरेशन के लिए हमने कई सारे नए प्रावधान लाए हैं, जिसके चलते भारत के अंदर बिजली की न के बराबर कमी रह जाएगी। तो कहने का मतलब भारत से ज्यादा अच्छा माहौल इन इंडस्ट्रीज को कहीं और नहीं मिल सकता। अब लिख लीजिएगा कि 2-3 सालों में ये सारी कंपनियां जो चाइना से निकलकर यहाँ गई है, ये वापस भारत आते हुए आपको दिखाई देंगी। इस पूरे मुद्दे पर अब आपका जो भी मानना हो नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।